15 जनवरी 1929 को अमेरिका के जॉर्जिया राज्य के अटलांटा शहर में एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम रखा गया माइकल किंग जूनियर। आगे चलकर वही बालक दुनिया को मार्टिन लूथर किंग जूनियर के नाम से ज्ञात हुआ। ये केवल एक बच्चे का जन्म नहीं था, बल्कि इतिहास की धारा में एक ऐसी चेतना का उदय था जो अन्याय के अंधकार को चुनौती देने वाली थी। उनका परिवार गहरे धार्मिक संस्कारों वाला था। पिता एक बैप्टिस्ट पादरी थे और घर का वातावरण प्रार्थना, बाइबिल पाठ और नैतिक अनुशासन से भरा रहता था। चर्च केवल पूजा का स्थान नहीं था, बल्कि अश्वेत समुदाय के लिए आशा, संवाद और आत्मसम्मान का केंद्र था। बचपन से ही उन्होंने सीखा कि ईश्वर की दृष्टि में सभी मनुष्य समान हैं। यही शिक्षा आगे चलकर उनके संघर्ष का आध्यात्मिक आधार बनी। परंतु घर की इस गरिमा और नैतिक ऊंचाई के बाहर समाज की कठोर सच्चाई उनका इंतजार कर रही थी। बहुत छोटी उम्र में ही उन्होंने नस्ल भेद का दर्द महसूस किया। एक श्वेत मित्र के माता पिता ने केवल इसलिए उनसे मिलने जुलने पर रोक लगा दी क्योंकि वे अश्वेत थे। उस दिन एक बालक के मन में प्रश्न उठा, यदि ईश्वर सबको समान बनाता है तो मनुष्य भेद क्यों करता है? ये प्रश्न उनके जीवन का स्थायी चिंतन बन गया। स्कूल, सड़क, बस, पार्क, हर जगह श्वेत और अश्वेत के लिए अलग व्यवस्था थी। ये केवल सामाजिक विभाजन नहीं था, बल्कि आत्मसम्मान पर चोट थी। अमेरिका में उस समय जिम क्रो कानूनों के कारण नस्लीय अलगाव कानूनी रूप से लागू था। अश्वेतों को निम्न दर्जे का नागरिक समझा जाता था। ये वातावरण उनके मन में पीड़ा भी भरता था और परिवर्तन की आकांक्षा भी। ईसाई धर्म की शिक्षा ने उन्हें क्षमा, प्रेम और करुणा का मार्ग दिखाया। उन्होंने बाइबिल की उस शिक्षा को आत्मसात किया कि अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो। यही विचार आगे चलकर उनके अहिंसक आंदोलन का मूल बना। वे समझने लगे कि घृणा से घृणा नहीं मिटती, अंधकार को केवल प्रकाश ही दूर कर सकता है। इस प्रकार एक धार्मिक परिवार में जन्मा वो संवेदनशील बालक धीरे धीरे समाज की असमानता को समझने लगा। उसके भीतर आस्था और प्रश्न दोनों साथ साथ विकसित हो रहे थे। यही प्रारंभिक संस्कार आगे चलकर उसे केवल एक पादरी नहीं, बल्कि मानवता के अधिकारों के लिए लड़ने वाला विश्व नेता बनाने वाले थे। बचपन की पीड़ाओं और प्रश्नों के साथ वो बालक धीरे धीरे युवावस्था में प्रवेश करता है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का स्कूल जीवन केवल पाठ्यपुस्तकों तक सीमित नहीं था। वो एक ऐसे समाज में पढ़ रहे थे जहां हर कक्षा, हर बस और हर सार्वजनिक स्थान नस्लीय विभाजन की याद दिलाता था। फिर भी वे अत्यंत मेधावी छात्र थे। कम आयु में ही उन्होंने उच्च शिक्षा की ओर कदम बढ़ाया और बौद्धिक संसार उनके सामने खुलने लगा। कॉलेज के दिनों में उन्होंने केवल डिग्री प्राप्त करने के लिए अध्ययन नहीं किया, बल्कि सत्य की खोज के लिए पढ़ा। उन्होंने समाजशास्त्र का अध्ययन किया ताकि समझ सके कि अन्याय केवल व्यक्तिगत व्यवहार नहीं, बल्कि एक संरचनात्मक व्यवस्था है। आगे चलकर धर्मशास्त्र की पढ़ाई के लिए वे सेमिनरी पहुंचे। वहां उन्होंने बाइबिल की शिक्षाओं को नए दृष्टिकोण से पढ़ा, केवल धार्मिक अनुष्ठान के रूप में नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय के घोषणा पत्र के रूप में। इसी समय उनके चिंतन पर पश्चिमी दर्शन का प्रभाव पड़ा। प्लेटो की न्याय संबंधी अवधारणाएं, हेनरी डेविड थॉरो का सविनय अवज्ञा का सिद्धांत, इन सब ने उनके विचारों को गहराई दी। थॉरो की सिविल डिसोबीडियंस ने उन्हें सिखाया कि अन्यायपूर्ण कानूनों का नैतिक प्रतिरोध आवश्यक है। लेकिन उनके वैचारिक निर्माण की सबसे बड़ी धारा आई भारत से। महात्मा गांधी के सत्याग्रह और अहिंसा के सिद्धांत ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने महसूस किया कि प्रेम और अहिंसा केवल आध्यात्मिक आदर्श नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन की शक्तिशाली रणनीति भी हो सकती है। गांधी ने ब्रिटिश साम्राज्य को बिना हथियार झुकाया था, तो क्या अमेरिका में नस्लवाद को भी बिना हिंसा समाप्त नहीं किया जा सकता? यहीं से उनके भीतर अहिंसा केवल एक नैतिक उपदेश नहीं, बल्कि एक व्यवहारिक आंदोलन की नींव बन गई। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि घृणा का उत्तर घृणा नहीं हो सकता। यदि अश्वेत समुदाय हिंसा का मार्ग अपनाएगा, तो वो उसी नैतिक स्तर पर गिर जाएगा जिस पर अत्याचारी खड़ा है। इसलिए प्रेम, करुणा और सविनय अवज्ञा ही उनका मार्ग बना। इस प्रकार शिक्षा के वर्षों में उनका व्यक्तित्व एक पादरी से आगे बढ़कर एक चिंतक, दार्शनिक और भावी जननेता के रूप में आकार लेने लगा।
उनके भीतर धर्म की करुणा, दर्शन की गहराई और समाज परिवर्तन की आग, तीनों का संगम तैयार हो चुका था। अमेरिका की धरती पर नस्लवाद कोई अचानक जन्मी हुई समस्या नहीं थी। इसकी जड़ें इतिहास की गहराइयों में समाई हुई थीं। जब यूरोपीय शक्तियां नई दुनिया में पहुंचीं, तो उन्होंने अफ्रीका से लाखों लोगों को पकड़कर गुलाम बनाकर अमेरिका लाया। ये दास प्रथा केवल श्रम शोषण नहीं थी, बल्कि मानवता के सम्मान को कुचलने वाली व्यवस्था थी। अश्वेत लोगों को संपत्ति की तरह खरीदा बेचा जाता था, परिवारों को तोड़ा जाता था और उन्हें शिक्षा, अधिकार तथा पहचान से वंचित रखा जाता था। 19वीं सदी में ये अन्याय एक बड़े संघर्ष में बदल गया। अमेरिकन सिविल वॉर केवल उत्तर और दक्षिण के बीच राजनीतिक युद्ध नहीं था, बल्कि दास प्रथा के प्रश्न पर निर्णायक टकराव था। युद्ध के बाद दास प्रथा समाप्त तो हुई, परंतु समानता का सपना अभी दूर था। कानूनी स्वतंत्रता मिलने के बावजूद सामाजिक मानसिकता में परिवर्तन नहीं आया। युद्ध के पश्चात दक्षिणी राज्यों में ऐसे कानून बनाए गए जिन्हें जिम क्रो कानून कहा गया। इन कानूनों ने नस्लीय अलगाव को वैध बना दिया। स्कूल, बसें, रेस्तरां, पार्क, यहाँ तक कि पानी के नल तक अलग कर दिए गए, श्वेत और अश्वेत के नाम पर। ये केवल भौतिक दूरी नहीं थी, बल्कि एक संदेश था कि अश्वेत नागरिक दूसरे दर्जे के हैं। कानून की आड़ में अपमान को सामान्य बना दिया गया। इस व्यवस्था का परिणाम सामाजिक और आर्थिक असमानता के रूप में सामने आया। अश्वेत समुदाय को अच्छी शिक्षा, रोजगार और संपत्ति के अवसरों से दूर रखा गया। वे अक्सर कम वेतन वाले कार्यों तक सीमित कर दिए जाते थे। मतदान के अधिकार पर भी पाबंदियां लगाई गईं। टैक्स, साक्षरता परीक्षा और अन्य बाधाएं खड़ी की गईं ताकि वे राजनीतिक शक्ति से दूर रहें। इस प्रकार गरीबी और भेदभाव का एक दुष्चक्र बन गया, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा। इन्हीं ऐतिहासिक परिस्थितियों ने नागरिक अधिकार आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की। जब अन्याय व्यवस्था का हिस्सा बन जाए, तो प्रतिरोध भी इतिहास का हिस्सा बनता है। 20वीं सदी के मध्य तक अश्वेत समुदाय में ये चेतना जाग चुकी थी कि केवल सहने से परिवर्तन नहीं आएगा। चर्च, कॉलेज और सामुदायिक संगठन संवाद और प्रतिरोध के केंद्र बनने लगे। यही वो समय था जब एक नई नेतृत्वकारी आवाज उभरने वाली थी। ऐसी आवाज जो धर्म की करुणा, दर्शन की गहराई और सामाजिक न्याय की आकांक्षा को एक साथ जोड़ सके। नस्लवाद की इन ऐतिहासिक जड़ों को समझे बिना उस संघर्ष की महानता को नहीं समझा जा सकता, जो आगे चलकर पूरे अमेरिका और विश्व की चेतना को बदलने वाला था। 1950 के दशक का अमेरिका बाहर से आधुनिक दिखता था, पर भीतर नस्लीय अन्याय की गहरी दरारें थीं। अलबामा राज्य के मॉन्टगोमरी शहर में सार्वजनिक बसों में अश्वेतों और श्वेतों के लिए अलग सीटों की व्यवस्था थी। नियम ये था कि यदि बस में श्वेत यात्रियों की सीटें भर जाएं, तो अश्वेतों को अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी। ये नियम केवल यात्रा का नहीं, अपमान का प्रतीक था। 1 दिसंबर 1955 को एक साधारण सी दिखने वाली घटना ने इतिहास की दिशा बदल दी। एक साहसी महिला, रोजा पार्क्स ने बस में अपनी सीट छोड़ने से इनकार कर दिया। वो थकी हुई थीं, पर उनका इनकार शारीरिक थकान से अधिक आत्मसम्मान का प्रश्न था। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ये गिरफ्तारी अश्वेत समुदाय के हृदय में वर्षों से जमा आक्रोश को स्वर देने वाली चिंगारी बन गई। स्थानीय चर्चों और समुदाय के नेताओं ने निर्णय लिया कि वे बसों का बहिष्कार करेंगे। इसी समय युवा पादरी मार्टिन लूथर किंग जूनियर को आंदोलन का नेतृत्व सौंपा गया। ये उनके सार्वजनिक जीवन की निर्णायक शुरुआत थी। उन्होंने स्पष्ट कहा, हम हिंसा का मार्ग नहीं अपनाएंगे, हम प्रेम और नैतिक बल से अन्याय को चुनौती देंगे। बहिष्कार 1 दिन या 1 सप्ताह का नहीं था, ये 381 दिनों तक चला। अश्वेत नागरिक पैदल चले, कारपूल बनाए, कठिनाइयां झेली, पर बसों में नहीं बैठे। ये अनुशासन और सामूहिक संकल्प का अद्भुत उदाहरण था। कई बार धमकियां मिली, घरों पर बम फेंके गए, पर आंदोलनकारियों ने संयम नहीं छोड़ा। ये केवल परिवहन का मुद्दा नहीं रहा, ये आत्मसम्मान और समानता की लड़ाई बन गया। आखिरकार अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने बसों में नस्लीय अलगाव को असंवैधानिक घोषित कर दिया। ये निर्णय केवल एक शहर की जीत नहीं था, ये पूरे राष्ट्र में परिवर्तन की शुरुआत थी। इस आंदोलन ने दिखा दिया कि अहिंसा कमजोरों का हथियार नहीं, बल्कि नैतिक साहस की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। यहीं से एक युवा पादरी राष्ट्रीय पहचान बनने लगा।
उनकी वाणी में धर्म की करुणा थी, पर तर्क और न्याय की दृढ़ता भी। मॉन्टगोमरी का ये बहिष्कार नागरिक अधिकार आंदोलन की आधारशिला बना और एक ऐसे नेतृत्व का उदय हुआ जिसने आगे चलकर पूरे अमेरिका की चेतना को झकझोर दिया। मॉन्टगोमरी की ऐतिहासिक जीत के बाद एक बात स्पष्ट हो चुकी थी, ये संघर्ष केवल एक शहर तक सीमित नहीं रहेगा। अब आवश्यकता थी संगठित, अनुशासित और व्यापक नेतृत्व की। इसी उद्देश्य से 1957 में सदर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई। इसका लक्ष्य था चर्चों और समुदायों को जोड़कर पूरे दक्षिणी अमेरिका में अहिंसक आंदोलन को दिशा देना। इस संगठन के प्रमुख नेता के रूप में मार्टिन लूथर किंग जूनियर उभरे। SCLC केवल एक संस्था नहीं थी, ये नैतिक शक्ति का मंच था। चर्चों के माध्यम से लोगों को संगठित किया गया, सभाएं हुईं, प्रशिक्षण दिए गए कि कैसे अन्याय के सामने शांतिपूर्वक खड़ा होना है। यह आंदोलन भावनाओं का उबाल नहीं, बल्कि अनुशासित प्रतिरोध था। लेकिन नेतृत्व का मार्ग आसान नहीं था। शांतिपूर्ण प्रदर्शन और बहिष्कारों के कारण उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया। जेल की सलाखों के पीछे भी उनका संकल्प कमजोर नहीं पड़ा। बर्मिंघम जेल से लिखा गया उनका प्रसिद्ध पत्र, जिसमें उन्होंने अन्यायपूर्ण कानूनों के विरुद्ध नैतिक प्रतिरोध का समर्थन किया, आंदोलन का वैचारिक घोषणापत्र बन गया। जेल उनके लिए अपमान का स्थान नहीं, बल्कि विचारों की प्रयोगशाला बन गई। इस बीच धमकियां और हमले लगातार बढ़ते गए। उनके घर पर बम फेंका गया, फोन पर जान से मारने की धमकियां मिलती थीं। हर दिन अनिश्चितता और खतरे के साए में गुजरता था। फिर भी उन्होंने अपने समर्थकों से कहा, हम घृणा से नहीं, प्रेम से जीतेंगे। ये कहना आसान था, पर जीना अत्यंत कठिन। इन संघर्षों का प्रभाव उनके परिवार पर भी पड़ा। उनकी पत्नी कोरेटा स्कॉट किंग ने हर कठिन समय में उनका साथ दिया। छोटे छोटे बच्चों के बीच भय का वातावरण था, पर परिवार ने साहस को ही अपनी ढाल बनाया। ये केवल एक व्यक्ति का संघर्ष नहीं था, ये एक परिवार का बलिदान था। धीरे धीरे आंदोलन का विस्तार दक्षिणी राज्यों से निकलकर पूरे राष्ट्र में फैलने लगा। छात्र आंदोलन, मताधिकार की मांग, आर्थिक न्याय के अभियान, हर दिशा में परिवर्तन की आवाज उठने लगी। ये नेतृत्व अब स्थानीय नहीं रहा, ये राष्ट्रीय और वैश्विक चेतना का हिस्सा बन चुका था। इस चरण में एक पादरी से अधिक एक जननेता का व्यक्तित्व स्पष्ट हो चुका था। ऐसा नेता जो केवल भाषण नहीं देता, बल्कि अपने जीवन को ही संघर्ष का उदाहरण बना देता है। 28 अगस्त 1963 का दिन अमेरिकी इतिहास में एक अमिट स्मृति बन गया। वॉशिंगटन DC में स्थित लिंकन मेमोरियल के सामने लाखों लोग एकत्रित थे। ये मार्च ऑन वॉशिंगटन केवल एक रैली नहीं थी, ये समान अधिकारों की सामूहिक पुकार थी। इसी मंच से मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने वो ऐतिहासिक भाषण दिया जिसे दुनिया आई हैव अ ड्रीम के नाम से जानती है। जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो उनकी वाणी में केवल शब्द नहीं थे, वहाँ इतिहास की पीड़ा, वर्तमान की आकांक्षा और भविष्य की आशा एक साथ बोल रही थी। उन्होंने अमेरिका के संस्थापकों द्वारा लिखे गए संविधान और स्वतंत्रता घोषणा पत्र का उल्लेख करते हुए कहा कि राष्ट्र ने अपने ही नागरिकों से किया गया वादा पूरा नहीं किया है। ये भाषण एक नैतिक स्वरण था कि लोकतंत्र केवल कागज पर नहीं, जीवन में भी दिखाई देना चाहिए। भाषण का सबसे प्रसिद्ध हिस्सा तब आया जब उन्होंने बार बार कहा, आई हैव अ ड्रीम। ये केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि सामूहिक चेतना की प्रतिध्वनि बन गया। उन्होंने एक ऐसे भविष्य की कल्पना की जहां बच्चों को उनकी त्वचा के रंग से नहीं, बल्कि उनके चरित्र से आंका जाएगा। ये सपना व्यक्तिगत नहीं था, ये पूरे मानव समाज के लिए था। इस भाषण की जड़ें गहरे धार्मिक और दार्शनिक आधार में थीं। बाइबल की भविष्यवाणियों की शैली, ईश्वर के सामने समानता का सिद्धांत और न्याय को पानी की धारा की तरह बहने देने की कल्पना, ये सब आध्यात्मिक संदर्भों से प्रेरित थे। साथ ही लोकतंत्र और मानवाधिकार की आधुनिक अवधारणाएं इसमें स्पष्ट झलकती थीं। ये धर्म और संविधान दोनों का संगम था। सामाजिक प्रतिक्रिया अभूतपूर्व थी। लाखों अमेरिकियों ने पहली बार अश्वेत समुदाय की पीड़ा को इतने प्रभावशाली शब्दों में सुना। मीडिया ने इसे व्यापक रूप से प्रसारित किया। ये भाषण नागरिक अधिकार कानूनों के लिए जन समर्थन बढ़ाने में निर्णायक साबित हुआ। कुछ लोगों के लिए ये आशा का संदेश था, तो कुछ के लिए परिवर्तन का भय। परंतु इसे अनदेखा करना असंभव था। विश्व स्तर पर भी इसका प्रभाव गहरा पड़ा। एशिया,
अफ्रीका और यूरोप में इसे स्वतंत्रता और समानता की सार्वभौमिक आवाज के रूप में देखा गया। ये भाषण केवल अमेरिका की सीमाओं में नहीं रहा, ये मानवाधिकारों की वैश्विक भाषा बन गया। उस दिन लिंकन की प्रतिमा के सामने खड़ा एक नेता केवल अपने राष्ट्र से संवाद नहीं कर रहा था, वो पूरी मानवता से कह रहा था कि न्याय और समानता का सपना देखने का साहस ही परिवर्तन की पहली सीढ़ी है। 1964 में जब दुनिया शीत युद्ध की राजनीति, नस्लीय तनाव और उपनिवेशवाद के अवशेषों से जूझ रही थी, उसी समय एक ऐतिहासिक घोषणा हुई। मार्टिन लूथर किंग जूनियर को शांति और अहिंसक संघर्ष के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये सम्मान उन्हें नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी द्वारा प्रदान किया गया। वे उस समय सबसे कम आयु के नोबेल शांति पुरस्कार विजेताओं में से एक थे। ये पुरस्कार केवल एक व्यक्ति की उपलब्धि नहीं था, ये उस विचारधारा की मान्यता थी जो कहती थी कि प्रेम और अहिंसा से भी इतिहास बदला जा सकता है। उन्होंने अपने स्वीकृति भाषण में स्पष्ट कहा कि ये सम्मान पूरे नागरिक अधिकार आंदोलन का है, उन लाखों लोगों का है जिन्होंने अपमान सहकर भी हिंसा का मार्ग नहीं चुना। विश्व राजनीति में इसका प्रभाव गहरा था। अमेरिका, जो स्वयं को लोकतंत्र का प्रतीक कहता था, अब अपने भीतर के नस्लीय अन्याय को लेकर वैश्विक मंच पर अधिक जवाबदेह बन गया। किंग की अंतर्राष्ट्रीय पहचान ने अमेरिकी सरकार पर नैतिक दबाव डाला कि वो नागरिक अधिकार कानूनों को मजबूत करे। उनकी आवाज अब केवल राष्ट्रीय नहीं बल्कि वैश्विक नैतिक शक्ति बन चुकी थी। अफ्रीका और एशिया के नव स्वतंत्र देशों में उन्हें विशेष सम्मान मिला। उपनिवेशवाद से मुक्त हुए राष्ट्रों ने उनके संघर्ष में अपनी कहानी देखी। उनके भाषण और लेख इन देशों में पढ़े गए, चर्चाओं का विषय बने। उन्होंने ये संदेश दिया कि राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ सामाजिक समानता भी अनिवार्य है। मानवाधिकार की वैश्विक चेतना को उन्होंने एक नई दिशा दी। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि नस्ल, रंग या राष्ट्रीयता के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव मानव गरिमा के विरुद्ध है। संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मानवाधिकार की बहस को नई ऊर्जा मिली। इस प्रकार नोबेल पुरस्कार ने उनके व्यक्तित्व को विश्व नेता के रूप में स्थापित कर दिया। वे केवल अमेरिका के अश्वेत समुदाय की आवाज नहीं रहे, वे पूरी मानवता के लिए न्याय, शांति और समानता के प्रतीक बन गए। उनकी पहचान अब सीमाओं से परे थी, एक ऐसी आवाज जो दुनिया के हर कोने में ये कह रही थी कि अहिंसा केवल एक आदर्श नहीं बल्कि परिवर्तन की सार्वभौमिक शक्ति है। जैसे जैसे आंदोलन मजबूत होता गया, वैसे वैसे विरोध भी तीखा होता गया। मार्टिन लूथर किंग जूनियर की लोकप्रियता केवल समर्थकों के बीच नहीं बढ़ रही थी, सत्ता प्रतिष्ठान और कट्टरपंथी समूह भी उन्हें गंभीर चुनौती के रूप में देखने लगे थे। उनके भाषणों और अभियानों ने अमेरिकी समाज की अंतरात्मा को झकझोरा, पर साथ ही कई शक्तिशाली वर्गों को असहज भी किया। सरकारी स्तर पर उन पर निगरानी रखी जाने लगी। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (FBI) ने उनके फोन टैप किए, गतिविधियों पर नजर रखी और उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में संदेह की दृष्टि से देखा। उस समय के FBI निदेशक जे. एडगर हूवर ने उन्हें कट्टरपंथी प्रभावों से जुड़ा हुआ बताने की कोशिश की। ये निगरानी केवल राजनीतिक दबाव नहीं थी बल्कि मानसिक तनाव का कारण भी थी। फिर भी उन्होंने अपने मार्ग से विचलित होने से इनकार किया। आंदोलन के भीतर भी मतभेद उभरने लगे। कुछ युवा कार्यकर्ताओं को लगता था कि परिवर्तन की गति बहुत धीमी है। वे तत्काल और कठोर प्रतिरोध चाहते थे। इसी पृष्ठभूमि में अश्वेत आंदोलन के कुछ उग्रवादी गुट सामने आए, जिनमें ब्लैक पैंथर पार्टी जैसे संगठन शामिल थे। इन समूहों का मानना था कि आत्मरक्षा और प्रतिरोध के लिए हिंसक साधन भी अपनाए जा सकते हैं। यहीं से शांति बनाम हिंसा की तीखी बहस शुरू हुई। किंग का स्पष्ट मत था कि हिंसा से स्थायी न्याय नहीं मिल सकता। उनका विश्वास था कि यदि संघर्ष का माध्यम ही हिंसक होगा तो परिणाम भी विभाजनकारी होगा। वे कहते थे, घृणा घृणा को नहीं मिटा सकती, केवल प्रेम ही ऐसा कर सकता है। लेकिन दूसरी ओर कुछ लोगों को लगता था कि दशकों से हो रहे अत्याचारों के बाद केवल अहिंसा पर्याप्त नहीं है। ये दौर उनके लिए अत्यंत चुनौतीपूर्ण था। एक ओर बाहरी दबाव और निगरानी, दूसरी ओर आंतरिक असहमति। फिर भी उन्होंने अपने नैतिक आधार को नहीं छोड़ा। उन्होंने संवाद को प्राथमिकता दी, आलोचनाओं को सुना और अपने सिद्धांतों को और स्पष्ट किया। इस संघर्षपूर्ण चरण ने उनके नेतृत्व को और परखा। ये सिद्ध हुआ कि महान नेता केवल बाहरी विरोध से नहीं बल्कि आंतरिक मतभेदों के बीच भी संतुलन बनाकर आगे बढ़ते हैं।
उनके लिए अहिंसा कोई रणनीतिक विकल्प भर नहीं थी, वो उनके अस्तित्व का मूल दर्शन था, जिसे वे हर परिस्थिति में जीवित रखना चाहते थे। 1968 का वर्ष संघर्षों से भरा हुआ था। नागरिक अधिकारों के कानूनी उपलब्धियों के बावजूद आर्थिक असमानता और सामाजिक तनाव अब भी गहरे थे। इसी पृष्ठभूमि में मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अपना ध्यान आर्थिक न्याय की ओर केंद्रित किया। वे केवल नस्लीय समानता ही नहीं, बल्कि श्रमिकों और गरीबों के अधिकारों के लिए भी आवाज उठा रहे थे। मार्च 1968 में वे मेम्बिस पहुंचे। वहां स्वच्छता कर्मचारियों, सैनिटेशन वर्कर्स का आंदोलन चल रहा था। ये अधिकतर अश्वेत मजदूर थे जो असमान वेतन और अमानवीय कार्य परिस्थितियों के खिलाफ हड़ताल पर थे। किंग में उनके संघर्ष को केवल श्रमिक मुद्दा नहीं, बल्कि मानव गरिमा का प्रश्न बताया। उन्होंने कहा, कोई भी काम छोटा नहीं होता और हर श्रमिक सम्मान का अधिकारी है। 3 अप्रैल को उन्होंने अपना प्रसिद्ध भाषण आई हैव बीन टू द माउंटेन टॉप दिया। इस भाषण में एक अद्भुत आध्यात्मिक गहराई थी। उन्होंने संकेत दिया कि वे खतरे से अवगत है, परंतु भयभीत नहीं। उनकी वाणी में एक प्रकार की पूर्वानुभूति झलक रही थी, मानो वे अपने जीवन के अंतिम अध्याय को समझ रहे हों। 4 अप्रैल 1968 की शाम, जब वे लॉरेन मोटेल की बालकनी पर खड़े थे, एक गोली ने उस आवाज को मौन कर दिया। ये केवल एक व्यक्ति की हत्या नहीं थी, ये आशा और न्याय के प्रतीक पर हमला था। समाचार फैलते ही पूरे अमेरिका में शोक और आक्रोश की लहर दौड़ गई। राष्ट्रीय शोक अभूतपूर्व था। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। कुछ स्थानों पर हिंसा भी भड़की, जो स्वयं किंग के सिद्धांतों के विपरीत थी। विश्व के नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में याद किया गया जिसने अपने जीवन को न्याय और समानता के लिए समर्पित कर दिया। उनके बलिदान का आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा। एक ओर उनके जाने से नेतृत्व में शून्य उत्पन्न हुआ, दूसरी ओर उनका संदेश और अधिक व्यापक हो गया। उनकी मृत्यु ने ये प्रश्न फिर उठाया, क्या समाज सचमुच समानता के मार्ग पर आगे बढ़ेगा? उनका जीवन भले ही 39 वर्ष में समाप्त हो गया, पर उनका स्वप्न जीवित रहा। उनका बलिदान इतिहास में एक प्रकाश स्तंभ बन गया, जो आज भी ये याद दिलाता है कि न्याय के मार्ग पर चलने वाले को खतरे का सामना करना पड़ सकता है, पर उसका विचार कभी मरता नहीं। 4 अप्रैल 1968 के बाद बहुतों को लगा कि एक युग समाप्त हो गया, पर सच ये था कि एक विचार अमर हो चुका था। मार्टिन लूथर किंग जूनियर की विरासत केवल स्मारकों और भाषणों में नहीं, बल्कि कानूनों और सामाजिक चेतना में दर्ज हो गई। उनके नेतृत्व में चलाए गए आंदोलनों ने अमेरिकी लोकतंत्र को स्वयं अपने आदर्शों की याद दिलाई। उनके संघर्ष का प्रत्यक्ष परिणाम अमेरिकी कानूनों में दिखाई दिया। 1964 का सिविल राइट्स एक्ट और 1965 का वोटिंग राइट्स एक्ट जैसे ऐतिहासिक कानूनों ने नस्लीय भेदभाव को कानूनी चुनौती दी। सार्वजनिक स्थानों पर अलगाव को असंवैधानिक घोषित किया गया और मतदान के अधिकार को मजबूत किया गया। ये परिवर्तन केवल विधायी सुधार नहीं थे, ये उस नैतिक दबाव का परिणाम थे जिसे अहिंसक आंदोलन ने निर्मित किया। फिर भी नस्लवाद पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। आज भी अमेरिका और दुनिया के कई हिस्सों में नस्ल, जाति और रंग के आधार पर असमानता पर बहस जारी है। पुलिस हिंसा, आर्थिक विषमता और सामाजिक पूर्वाग्रह, ये प्रश्न अब भी सामने आते हैं। ऐसे समय में किंग का संदेश प्रासंगिक हो उठता है। न्याय की यात्रा लंबी है, पर उसे निरंतर आगे बढ़ाना। शिक्षा और समाज पर उनका प्रभाव गहरा है। स्कूलों में उनके जीवन और आई हैव अ ड्रीम भाषण को पढ़ाया जाता है। विश्वविद्यालयों में नागरिक अधिकारों के इतिहास पर शोध होता है। सामाजिक आंदोलनों, चाहे वे नस्लीय समानता के हों, लैंगिक अधिकारों के हों या पर्यावरण न्याय के, सब में कहीं न कहीं उनके अहिंसक प्रतिरोध की छाया दिखाई देती है। यदि धर्म के दृष्टिकोण से देखें तो उनका संदेश मानव समानता और करुणा की आध्यात्मिक घोषणा है। दर्शन की दृष्टि से ये नैतिक साहस और सविनय अवज्ञा का सिद्धांत है। समाज के संदर्भ में ये संरचनात्मक अन्याय के विरुद्ध सामूहिक चेतना है। और विज्ञान के दृष्टिकोण से ये आधुनिक मानवाधिकार और लोकतांत्रिक मूल्यों की तार्किक पुष्टि है कि विविधता के बावजूद समानता संभव है। आज के युवाओं के लिए उनका जीवन एक प्रेरक पुकार है। वे सिखाते हैं कि उम्र, परिस्थिति या संसाधन सीमित हो सकते हैं, पर संकल्प असीमित हो सकता है। वे बताते हैं कि परिवर्तन केवल क्रोध से नहीं, बल्कि संयमित साहस और नैतिक स्पष्टता से आता है। उनका स्वप्न आज भी अधूरा नहीं, बल्कि निरंतर विकसित हो रहा है।
हर वो युवा जो अन्याय के विरुद्ध खड़ा होता है, हर वो नागरिक जो समानता की बात करता है, वो उस स्वप्न को आगे बढ़ा रहा है। यही उनकी सच्ची विरासत है, एक ऐसा सपना जो पीढ़ियों को जगाता रहेगा और मानवता को बेहतर बनने की चुनौती देता रहेगा। जब हम इस संपूर्ण यात्रा को पीछे मुड़कर देखते हैं, तो ये केवल एक व्यक्ति की जीवनी नहीं लगती, ये मानव आत्मा की संभावना की कथा प्रतीत होती है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने हमें सिखाया कि इतिहास की दिशा तलवार से नहीं, बल्कि विचार और नैतिक साहस से भी बदली जा सकती है। उन्होंने दिखाया कि अन्याय कितना भी पुराना क्यों न हो, यदि चेतना जाग जाए तो परिवर्तन संभव है। उनका जीवन हमें ये समझाता है कि धर्म केवल पूजा तक सीमित नहीं, बल्कि न्याय के लिए खड़े होने का साहस भी है। दर्शन केवल चिंतन नहीं, बल्कि सत्य के पक्ष में आचरण है। समाज केवल भीड़ नहीं, बल्कि साझा जिम्मेदारी है। और विज्ञान केवल तकनीक नहीं, बल्कि तार्किक समानता और मानवाधिकारों की पुष्टि है। उन्होंने हमें एक सपना दिया, ऐसा सपना जिसमें मनुष्य की पहचान उसके रंग, जाति या पृष्ठभूमि से नहीं, बल्कि उसके चरित्र और कर्म से होती है। ये सपना आज भी अधूरा है, पर जीवित है। हर वो प्रयास जो समानता, करुणा और न्याय की दिशा में उठता है, उसी स्वप्न की निरंतरता है। संघर्ष लंबा हो सकता है, रास्ते कठिन हो सकते हैं, विरोध और आलोचना भी आएंगे, पर यदि संकल्प अडिग हो और साधन पवित्र हो, तो परिवर्तन निश्चित है। यही उनका अंतिम संदेश है। घृणा का उत्तर प्रेम है, अंधकार का उत्तर प्रकाश है और अन्याय का उत्तर अहिंसक साहस है। श्रोताओं, ये कहानी समाप्त नहीं होती, ये आपके भीतर, आपके निर्णयों में, आपके साहस में आगे बढ़ती है। जब भी आप अन्याय के सामने खड़े होंगे, जब भी आप समानता की बात करेंगे, वहां उस स्वप्न की प्रतिध्वनि सुनाई देगी। यही है उस जीवन का समापन नहीं, बल्कि एक अनंत प्रेरणा का आरंभ।